नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। विश्व इतिहास की इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी, जिसमें हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति। इसमें रूस की क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत संक्षेप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल उतने को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें विस्तार से चर्चा की जाने वाली बहुत सारी और बातें भी हैं जिनको हम कभी दूसरे समय में कहेंगे, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जिनको समझने में बहुत सारा समय लगता है। लेकिन इस बार यूके के एग्जाम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम इसे शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने क्रांतियां पढ़ी वो ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी और फ्रांस की क्रांति पढ़ी। तो देखते हैं कि जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी वो 1688 में हुई थी, 1688 में। और जो फ्रांस में क्रांति, उससे पहले अमेरिका में क्रांति हुई वो 1773 में यानी 1776 में हुई। और जो फ्रांस में क्रांति हुई वो 1789 में हुई। तो देखते हैं कि 18वीं शताब्दी की क्रांतियां हैं। और इसके बाद जो ये जो क्रांति पढ़ेंगे जिसे हम कह रहे हैं रूस की क्रांति, ये रूस की क्रांति 20वीं सदी की क्रांति है और पूरी दुनिया के इतिहास को बदल देने में, पूरी दुनिया के शासन और अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप को बदल देने में इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हमारे सिलेबस इसमें शामिल किया गया है यूके के। और यहां से भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई, शामिल की गई और उनसे प्रेरित हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हैं। तो उनमें विशेषकर से एक जैसे समाजवाद की बात करते हैं, या हमारे संविधान का जो भाग 4 है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। राज्य जनता के हित में निरंतर प्रयास करेगा, इस बात को कहा गया है। वो कहीं ना कहीं रूस की क्रांति से प्रेरित है। यानी सरकार का दायित्व जनता का हित करना है, यह हमारे यहाँ लिखित रूप से है। तो इसकी पहली बार बात इस रूस की क्रांति में हुई थी। रूस की क्रांति असल में इसके वैचारिक जन्मदाता तो हम कहेंगे कि कार्ल मार्क्स थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी जिस किताब के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि दुनिया में गरीबों का शोषण किस तरह से हो रहा है। पर इस रूस की क्रांति के कंसेप्चुअल भाग को शुरू करने से पहले एक बात जो जूनिवर्सल तरीके से क्रांतियों के पीछे हमें समझनी पड़ेगी वो ये कि हमने पढ़ा था कि उदारवाद के जनक जब हम पढ़ रहे थे पुनर्जागरण, तो वहां हमने एक शब्द पढ़ा था उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद के जनक जॉन लॉक थे। तो जॉन लॉक ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही और वो कहा कि व्यक्ति को 3 मूल अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। वो है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इन 3 बातों को बहुत ठीक से हमें समझना होगा, जो आगे चल करके हमें इन पूरी क्रांतियों का कंसेप्ट बनाने में मदद करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति के साथ इन 3 चीजों को लेकर के उसका दमन किया जाता है, उसके साथ अन्याय किया जाता है, सरकार या सत्ता उसके साथ निरंकुशता करती है, तो उस देश में क्रांति होने की संभावना पूरी बनती है। देखिए, अमेरिका में क्रांति हुई दूसरे देश की सत्ता के खिलाफ, उपनिवेशवाद की, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ शुरू हुई, मतलब ब्रिटेन की सत्ता के खिलाफ हुई। लेकिन उसके अलावा जो फ्रांस की क्रांति हमने पढ़ी वो क्रांति हुई अपने ही देश के राजा के खिलाफ। हमने पढ़ा था लुई 16वां के खिलाफ वो क्रांति हुई। ब्रिटेन में आपने गौरवपूर्ण क्रांति देखी, वो भी अपने ही राजा के खिलाफ हुई। और अब हम रूस की क्रांति देख रहे हैं, ये भी अपने ही राजा के खिलाफ हुई। बस एक बेसिक बात यह है कि किसी भी राजा के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ हो, पर जनता में क्रांति की भावना केवल तभी होती है जब उसकी जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का हनन होता है, तो उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। आखिर ऐसा नुकसान ये रूस में किसने पहुंचाया? जनता के हित को किसने नहीं समझा और उसको छीनने की कोशिश किसने की? तो उसी को हम कहते हैं रूस में क्रांति। और रूस में क्रांति की अगर पृष्ठभूमि को हम समझना चाहें तो इसकी पृष्ठभूमि यही है कि वहां पर इस समय मतलब ये सन 1900 के बाद के समय में अगर कहेंगे तो इस समय वहां शासन था जार निकोलस का।
जार निकोलस का। और हमसे इसके पहले ही शब्द से प्रश्न पूछ लिया गया है कि रूस में जब क्रांति हुई उस समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो अब राजवंश की जब बात होती है तो हमने पढ़ा, एक ब्रिटेन में ट्यूडर राजवंश पढ़ा था, एक फ्रांस में हमने लुई राजवंश पढ़ा, और अब एक रूस में जार राजवंश पढ़ रहे हैं। तो ये जार निकोलस सेकंड जो था उसके समय में रूस में क्रांति हुई, और ये रूस में क्रांति का समय 17 नवंबर 17 नवंबर, मतलब जब ये पूरी तरह से सफल हो गई, वो तारीख मैं आपको लिख रहा हूं। हालांकि ये 1917 को ये पूरी तरह से सफल हो गई थी क्रांति। हालांकि इसकी शुरुआत मार्च से ही हो गई थी, फिर अक्टूबर में इसने और विकराल रूप लिया और ये जीत की तारीख ये रही। तो ये जो क्रांति थी जार निकोलस के खिलाफ थी, और वहां एक नेता थे, तो क्रांति का नेतृत्व जिन्होंने किया उनका नाम था, क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे, सीधे सीधे सवाल पूछा हुआ है, लेनिन। लेनिन वहां के एक नेता थे, और इनके दल का नाम पूछा हुआ है। इसे साम्यवादी दल भी कहते हैं, लेकिन साम्यवादी दल से पहले इसे बोल्शेविक दल कहते हैं। बोल्शेविक दल ये रूस में प्रसिद्ध एक पार्टी है, बोल्शेविक। और बोल्शेविक दल का मतलब होता है साम्यवादी यानी समाजवादी, या जो पार्टी जनता के हित की बात सबसे ज्यादा करती है उस पार्टी। तो रूस में क्रांति के लिए इन्होंने ये क्रांति का नेतृत्व किया। तो हम कह सकते हैं क्रांति का नेतृत्व करने वाले लेनिन थे, या रूसी क्रांति के नेता भी कह सकते हैं। लेनिन थे रूसी क्रांति के नेता, ऐसा लेनिन। तो मैं आपको कह रहा था कि इसका नेतृत्व लेनिन ने किया, पर ये लेनिन जिनसे इंस्पायर था, प्रेरित था, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को लेकर के हम अधिकांश लोग उनके बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो ये साम्यवाद का विचार दिया, कम्युनिज्म का, साम्यवाद का, इसी से प्रेरित होकर के, और साम्यवाद का छोटा सा मतलब है, विस्तार से कभी हम साम्यवाद समाजवाद पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां मतलब इतना है कि दुनिया में जितने भी सुख सुविधाएं संसाधन रिसोर्सेज हैं उन पर हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार है। कोई ज्यादा कोई कम का हकदार नहीं है, सबको बराबर मिलना चाहिए। इसको हम साम्राज्यवाद एक तरह से, साम्यवाद एक तरह से कह सकते हैं। साम्यवाद का मतलब फिर एक वाक्य में बता रहा हूं क्या, कि सब संसाधनों पर, सारी फैसिलिटीज पर, सारे रिसोर्सेज पर सब लोगों का बराबर राइट होना चाहिए। और हम जब रियल सोसाइटी में देखते हैं तो देखते हैं कि सरकार ने पावर पर कब्जा कर रखा है, यानी लोगों को कंट्रोल करने का राइट रखा हुआ है। जैसे मैं जॉन लॉक की भाषा में कहूं तो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को कंट्रोल कर रखा है सरकार ने। सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार सड़कें बनाती है, सरकार इंडस्ट्री लगाती है। तो इसका मतलब सरकार ज्यादा रिच है और जो ये पब्लिक है वो ज्यादा पुअर है। तो ये जो पब्लिक है उसकी गरीबी और जो ये सरकार की अमीरी है, उसके अलावा सरकार के साथ साथ और कौन अमीर है? सरकार के साथ साथ उद्योगपति अमीर हैं, जो कंपनी चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं। ये जो ज्यादा अमीर लोग हैं, ये क्यों अमीर हुए, ये कार्ल मार्क्स ने बताया और ये कहा कि ये लोग गरीबों का हिस्सा मार करके अमीर हुए। और उन गरीबों को उसने कहा सर्वहारा। और ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, इसे हम गरीब भी कह सकते हैं आज की। और जो अमीर लोग थे उसे एक शब्द उन्होंने, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बुर्जुआ का क्या अर्थ है, ऐसा पूछा जाएगा। ये बुर्जुआ एक वर्ग था और बुर्जुआ का मतलब है अमीर। तो कार्ल मार्क्स ने ये बात कही कि दुनिया दो ही जातियों में बटी हुई है, न कोई धर्म है और न कोई और चीज है जो लोगों को डिवाइड करती है, न ज्योग्राफी है, न धर्म रिलीजन है। यानी इस देश उस देश के लोग नहीं हैं, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक गरीब और एक अमीर। और गरीब मतलब सर्वहारा और अमीर मतलब बुर्जुआ। तो उसने कहा कि व्यक्ति इसलिए
अमीर है इसलिए बुर्जुआ है क्योंकि उसने गरीबों का हक छीना है, गरीबों के मेहनत के पैसों का फायदा उठाया है। इस बात को उसने इस तरीके से कहा, इस तरह से प्रमाणित किया कि लेनिन को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई और उसने जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ वहां की जनता को इकट्ठा करके उसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और इसी संघर्ष को रूस की क्रांति कह रहे हैं। और यही क्रांति आगे चल करके, मतलब ये जो इस क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स की 2 किताबों के बारे में हम बात करते हैं और ये किताबें हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत प्रसिद्ध किताब है, दुनिया में बहुत मशहूर रही है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरी दास कैपिटल। तो ये 2 किताबें अक्सर पूछी जाती हैं। हालांकि विश्व इतिहास पढ़ते समय बहुत सारे लेखकों और इनका नाम हम समझते हैं। तो ये दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों बातें आपसे पूछी जाएंगी। और संभवतः एक बात और पूछी जाए, वो ये कि कार्ल मार्क्स के एक साथी थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंजिल। ये इनके को राइटर थे, सह लेखक थे। इन दोनों ने मिलकर के ये 2 किताबें लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। हम रूस की क्रांति की बात कर रहे थे और अचानक ये बात करने लगे। ये इसलिए करने लगे कि वैचारिक रूप से ये लेनिन जो थे जिन्होंने यहाँ की क्रांति की, ये इनकी इन 2 किताबों से बड़े प्रेरित हुए और इन 2 किताबों का एक सेंटेंस, इन 2 किताबों में से दास कैपिटल में लिखा गया एक सेंटेंस हमने बहुत सुना है और पूरा इतिहास उसको दोहराता है। और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हों या ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग हों, वो जरूर पढ़ना पड़ता है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, जबकि पाने के लिए पूरा विश्व है, जबकि पाने के लिए पूरा विश्व है। ऐसा ये सेंटेंस पूछा हुआ है और ये फिर पूछा जाएगा, पाने के लिए पूरा विश्व है। यही एक वाक्य था जिसने इस रूस की क्रांति को पैदा किया और उसके बाद दुनिया में मजदूरों के अधिकारों की बात हुई, पाने के लिए पूरा विश्व है। और मजदूरों के और गरीबों के, शोषितों के अधिकारों की बात केवल रूस में नहीं पूरी दुनिया में हुई और दुनिया में केवल बात नहीं हुई, इसके नाम पर आंदोलन हुए और देशों की आजादी हुई और देशों के संविधान में इस बात को लिखा गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे संविधान के भाग 4 में जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, वहां इस बात को मेंशन किया गया कि जो लोग शोषित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, सरकार को हमेशा उनके हित के लिए काम करने होंगे। उसी को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। तो आपसे एक बात पूछी जाएगी कि निम्न में से किस आंदोलन, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ, तो हम कहेंगे फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का जन्म हुआ। और हमारे यहां भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे हम कहते हैं, ये लिए गए। ये रूस की क्रांति की देन है। हमारे यहां रूस की क्रांति से मूल कर्तव्य लिए गए ये, और इसका मतलब हुआ भाग 4 ए, ये अनुच्छेद 51 ए जो हमारे यहाँ है वो यहीं से लिया गया। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे शामिल किया गया 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर भारत के संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। लेकिन इसकी प्रेरणा रूस से ली गई।
तो रूस की क्रांति से हमने ये समझा कि इसकी पृष्ठभूमि यही थी कि जनता के अधिकारों का दमन हो रहा था और ये एक साम्यवादी क्रांति थी। साम्यवादी का मतलब हुआ जो जनता यानी मजदूरों, कृषकों के अधिकारों को लेकर के लड़ी गई थी, उनको बराबरी का हक देने के लिए लड़ी गई थी। तो ये बात वहां तो लेनिन ने उठाई और लेनिन मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। तब मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में ये बात कह रहा था कि कार्ल मार्क्स के विषय में जब भी पूछा जाएगा कि ये किस देश का था, तो हमें लगेगा कि रूस में क्रांति हुई तो ये रूस का होगा, लेकिन ये रूस का नहीं, जर्मनी का था। ठीक, तो इसकी क्रांति के बाद जो रूस था वो सोवियत गणराज्य रूस हो गया। गणराज्य का मतलब हुआ कि वहां का प्रथम व्यक्ति मतलब वहां का जो नेतृत्व था, लीडरशिप जो थी, वो जनता के हाथ में आ गई। तो सोवियत गणराज्य रूस ऐसा ये बना, इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसके अलावा अगर लेनिन के बारे में कहा जाए तो लेनिन को यहां आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। लेनिन के बाद एक शासक आए यहां, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। जैसे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को और अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन को कहा जाता है, ऐसी इनको आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है, स्टालिन को। और वहां एक शासक और हुए जिनका नाम था ट्राटस्की। अगर रूस की क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमसे एग्जाम में पूछी जाएंगी तो वो ये हैं, ट्राटस्की को स्थायी क्रांति का जनक कहते हैं। स्थायी क्रांति का जनक, ये आप सब नोट कर लीजिएगा, सब एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। स्थायी क्रांति के जनक ऐसा कहा जाता है। स्थायी क्रांति मतलब परमानेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं इसे। इन्होंने कहा कि क्रांति कोई एक बार नहीं होती, एक बार हो गई सत्ता बदल गई, ऐसा नहीं, बल्कि उसे हमें अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से बच्चों को लगातार पढ़ाना होगा और ऐसा करना होगा कि कभी कोई ऐसा कर ही ना पाए जैसा इससे पहले जार निकोलस ने रूस में किया, ऐसी कोई अराजकता न करे। तो इसलिए लगातार हमें अपनी व्यवस्था में इस बात को रखना होगा। तो दो बातें, एक तो स्टालिन आधुनिक रूस का निर्माता, दूसरा ट्राटस्की स्थायी क्रांति का जन्मदाता। और एक प्रश्न और कि ये लेनिन बोल्शेविक दल का था, तो लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 में। चूंकि ये वहां का नेता था इसलिए ये पूछ सकता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 1924 में, लेनिन की मृत्यु हो गई। और एक और फैक्चुअल बात है, एक शब्द आता है जब रूस की क्रांति की बात आती है तो एक शब्द आता है समाजवाद। इस समाजवाद शब्द को सबसे पहले किसने दिया अगर ये कहा जाए तो एक व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ओवन। ये इन्होंने समाजवाद शब्द पहली बार गढ़ा था। तो ये शब्द आपसे पूछा जाएगा। तो रूस की क्रांति को लेकर के केवल महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हमने की जो यूके के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा और हमारा एग्जाम बेहतरीन होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इसके साथ कुछ इनको फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा, कुछ बुक्स के नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। हम लोग इसके अगले और आखिरी हिस्से में दोनों विश्व युद्ध की चर्चा करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तब तक के लिए थैंक यू।